दोस्तों बात है ये 1994 की, जब साउथ अफ्रीका के एक शहर में गर्ट दी जैगर नाम के एक शख्स ने 6 नाबालिग लड़कियों को किडनैप कर लिया था। उनकी काफ़ी तलाश भी की गई पर उनका कोई पता नहीं चला। पर जब उसे अरेस्ट किया गया तो उसने कई बातों का खुलासा किया जिसने सबको दंग कर दिया। पर उसके कन्फेस किए गए टेप को सरकार ने रिलीज़ करने से साफ मना कर दिया। उसने कई ऐसी बातों का खुलासा किया जो सरकार नहीं चाहती थी कि लोग देखें। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में एक टेप है। जगह देखकर लगता है शायद ये कोई सरकारी जगह है, जैसे पुलिस स्टेशन या मिलिट्री हेडक्वार्टर। वो उस टेप को प्ले करती है। ये टेप उसी शख्स के कन्फेशन की है जिसने 6 लड़कियों को किडनैप कर लिया था। वो शख्स अपनी उम्र 43 साल बताता है। वो शख्स बताता है उसने उन 6 लड़कियों को जान से मार दिया और वो अब तक 40 से ज़्यादा लड़कियों को मार चुका है। इस काम में उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल थी और ये काम वो किसी और के कहने पर करते थे। वो शख्स बताता है वो लड़कियों को किडनैप करके नेशनल पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर को सप्लाई करते थे। पर जब सामने बैठा ऑफिसर उस मिनिस्टर का नाम पूछता है तो वो शख्स एक लंबी सांस लेकर कहता है कि अगर मैंने उस मिनिस्टर का नाम बता दिया तो वो मुझे मरवा देगा, शायद जेल भी मुझे सेफ नहीं रख पाएगा। उस मिनिस्टर का ब्रैकपैन में एक फार्म है। मिनिस्टर उन लड़कियों को मिडिल ईस्ट देशों में स्मगल करता था, शायद ईरान। वो लड़कियों को ऑयल के बदले ट्रेड करते थे, बार्टर सिस्टम की तरह। पर वो सभी लड़कियों को स्मगल नहीं करता था, कुछ वो मिनिस्टर अपने लिए रखता फिर उन्हें मार देता। उस टेप को देख वो महिला रोने लगती है। इस घटना को बीते हुए लगभग 20 साल बीत चुके थे। कहीं न कहीं इस महिला का पास्ट इस टेप से जुड़ा है। उस महिला का नाम नेओबी है। वो अपने पास्ट को याद कर रही है। वो एक कमरे में बैठी है। वहाँ वो कैबिनेट मिनिस्टर आ जाता है और फिर वो नेओबी का शारीरिक शोषण करता है। वो भी इस ट्रैफिकिंग का शिकार हो चुकी थी। अगले दृश्य में हम एक लड़की को प्लेग्राउंड में देखते हैं। वहाँ एक बूढ़ा शख्स आकर उसे इशारों से अपने पास बुलाता है और वो उसकी कार में बैठ उसके साथ चली जाती है। वो एक घर के बाहर गाड़ी रोकता है। वो लड़की उतरकर भीतर चली जाती है। वो जैसे ही गाड़ी पार करने जाता है तभी एक अनजान शख्स आकर इलेक्ट्रिक शॉक मशीन से उसे बेहोश कर देता है। फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे गोली मार देता है। पर वो कौन था? उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। सुबह एक शख्स पार्किंग में रनिंग कर रहा होता है। वो देखता है सामने एक शख्स की लाश पड़ी है। ये वही बूढ़ा शख्स था जिसे गोली मार दी थी। उसके छाती पर खंजर से 3 शब्द लिखे थे, TSC, जो कि काफ़ी अजीब था। अगले सीन में हम जोड़ी को देखते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हेडक्वार्टर में काम करती है। उसे खबर मिली थी कि एक जगह काफ़ी बच्चों को छिपा कर रखा हुआ है। वो अपनी टीम को लेकर उसी जगह रेड करने जा रही थी। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ ट्रैफिकर्स वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब जोड़ी बेसमेंट चेक करती है तो वहाँ उसे एक भी बच्चा नहीं मिलता। पुलिस के आने से पहले उन्होंने सभी को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया था। पर यह बात पक्की थी कि इस जगह बच्चे थे क्योंकि बेसमेंट में कुछ खिलौने थे और दीवारों पर लिखा था फ़ोन माय मम्मी। इन सभी चीज़ों को देख जोड़ी खुद को संभाल नहीं पाती और बाहर आकर रोने लगती है। उसे दुख था कि वो उन बच्चों को नहीं बचा पाई। तभी वहाँ फॉरेंसिक टीम आ जाती है और उस फॉरेंसिक टीम की महिला कोई और नहीं नेओबी है जो कि जोड़ी की फ्रेंड है। दूसरा दृश्य हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हेडक्वार्टर का देखते हैं। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसका नाम जॉर्ज है। फ़ोन पर उस पर कोई चिल्ला रहा था। उसी ऑफिस में बोर्ड पर कुछ तस्वीर लगी है, खान शिपिंग एंड एक्सपोर्ट, जो खान ब्रदर्स मिलकर चलाते हैं, परवाज़ खान और सलीम खान। इन्हें खबर मिली है कि दोनों भाई बच्चों की ट्रैफिकिंग गिरोह का बड़ा हिस्सा है। जॉर्ज आकर जोड़ी को सुनाता है कि सारी रेड्स फेल हो जा रही हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी और सारा ऑपरेशन बंद हो जाएगा। वहाँ एक ऑफिसर आता है, सैमुअल। वहाँ वो सभी को उस घटना के बारे में बताता है जो कुछ दिनों पहले एक बूढ़े शख्स की हत्या कर दी गई थी और उसकी छाती पर TSC लिख दिया था। उस शख्स को 30 साल पहले एज अ पेडोफाइल सस्पेक्ट अरेस्ट किया गया था और वो ट्रैफिकर वॉच लिस्ट में भी था। जॉर्ज जोड़ी को ऑर्डर देता है कि वो इस केस पर काम करे, पर जोड़ी अपने इस ऑपरेशन को छोड़ना नहीं चाहती थी। पर जॉर्ज उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये लगातार तीसरा ऑपरेशन फेल हुआ था। जोड़ी यहाँ एक और सर्विलेंस टीम की मांग करती थी पर जॉर्ज मना कर देता है और जोड़ी को इस केस को लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो काफ़ी दुखी हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। जोड़ी दूसरे दिन सैमुअल के साथ हॉस्पिटल जाकर उस शख्स की लाश देखती है। शाम वो नेओबी के साथ बैठी होती है। नेओबी उसके सबसे करीब थी
जिससे जोड़ी अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती थी। जोड़ी उस बूढ़े शख्स के केस पर काम कर रही है और उसी गुत्थी को सुलझाने पर लगी थी। आखिर टीएससी का मतलब क्या हो सकता है। दूसरे दिन जोड़ी उस बूढ़े शख्स के घर जाती है। वहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी एक पोती भी थी जिसे वो उस दिन पार्क से ले आया था। उस शख्स की तस्वीर मिनिस्टर के साथ भी थी। इससे पता चलता है कि वो भी ट्रैफिकिंग किया करता था। उसकी बेटी कहती है उसके पिता एक सच्चे शख्स थे और 30 साल पहले कोर्ट ने भी उन्हें नॉन गिल्ट करार दिया था। जोड़ी बाहर उसकी बेटी के पास जाती है और उसके दादाजी की मौत पर अफसोस जताती है, पर वो लड़की काफ़ी डरी हुई लग रही थी और बार बार गैरेज की तरफ देख रही थी। जोड़ी गैरेज में जाती है। वहाँ उसे काफ़ी सारे टेप्स मिलते हैं। वो शख्स लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज़ करता था और उसकी टेप्स बनाता था। उसमें से एक टेप उसकी पोती लिजेल का भी था। उस शख्स ने अपनी पोती को भी नहीं छोड़ा था। ये देख उसकी माँ काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। उसके ही घर में उसका पिता उसकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उसे खबर नहीं। जोड़ी अभी भी उस तस्वीर को समझने की कोशिश कर रही थी। नेओबी उसे बताती है उसे क्राइम एरिया को फिर से तलाशना चाहिए। वहाँ से जाने के बाद नेओबी फिर से उस टेप को देखते हुए इमोशनल हो जाती है। उसे अपना पास्ट याद आता है जब उसे मिनिस्टर के हाउस से ले जाकर शहर के एक ब्रोथल में ढकेल दिया जाता है। वहाँ एक महिला थी, उसका नाम थॉमसन का था। वो नेओबी को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है और उसे पढ़ने के लिए किताबें देती है, पर वहाँ उसकी ज़िंदगी लगभग नर्क ही थी। वहाँ हर दिन उसका शोषण होता, पर उसे यकीन था वो एक दिन यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेगी। दूसरे दिन मिनिस्टर अखबार में खबर देखता है। उसमें उसी बूढ़े शख्स की तस्वीर थी जो कि काफ़ी वक्त पहले नेशनल पार्टी का एमपी रह चुका है। उसी रात जोड़ी जॉर्ज के घर आती है। ये उन्हीं 6 मिसिंग लड़कियों में से एक लड़की का नाम था टीएससी, यानी टेरिन ली शॉ कार्टर, जिन्हें गर्ट दी जैगर ने 20 साल पहले किडनैप किया था। इससे पता चलता है कि 5 मर्डर और होने वाले हैं और उस बूढ़े शख्स की लाश जिस पार्क में मिली थी ये वही जगह है जहां से गर्ट ने उस लड़की को किडनैप किया था। और जिस दिन गर्ट ने नेशनल पार्टी मिनिस्टर का नाम लिया था, दूसरे दिन जेल में उसकी लाश मिली थी। और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काफ़ी बड़ा रिंग था, पर जॉर्ज को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि जोड़ी के पास गर्ट का कन्फेशन टेप नहीं था। जॉर्ज जोड़ी को सलाह देता है कि वो रेस्ट करे, वो बेवजह इसमें कनेक्शन तलाश कर रही है। अगले दृश्य में हम देखते हैं नेओबी जोड़ी के साथ उसके घर आती है। वहाँ काफ़ी बच्चों की जोड़ी के साथ तस्वीर लगी थी। ये वो बच्चे थे जिन्हें उसने ट्रैफिकिंग का शिकार होने से बचाया था। जॉर्ज ने जोड़ी को 3 महीने की छुट्टी दे दी थी ताकि वो रेस्ट करें, पर जोड़ी खुश नहीं थी। हम रात फिर उसी मास्क वाली महिला को देखते हैं जिसने कुछ दिन पहले उस बूढ़े शख्स की हत्या कर दी थी। ये लड़की कोई और नहीं, नेओबी ही है। ये वही ब्रोथल था जहाँ उसे कई सालों तक रखा गया था। वो उस ब्रोथल के मालिक को गोली मार देती है। वहाँ एक और महिला बैठी थी। ये वही महिला थी जिसने नेओबी की काफ़ी मदद की थी। नेओबी एक पुलिस ऑफिसर है और इस मुकाम तक पहुँचने में उसकी मदद उस महिला ने ही की थी और उसने ही नेओबी को ब्रोथल से निकलने में मदद की थी। थोड़ी देर में उस मर्डर स्पॉट पर पुलिस आ जाती है। वहाँ जोड़ी भी थी। उस शख्स की छाती पर भी FH लिखा हुआ था। उन्हें पता चल जाता है इसका कातिल भी वही है, फ्रांसिस ह्यूग्स। ये उन्हीं 6 मिसिंग लड़कियों में से एक का नाम था। वहाँ नेओबी भी थी, पर किसी को पता नहीं था। ये सभी हत्या नेओबी ने ही की है। जॉर्ज जोड़ी को उस ब्रोथल के अंदर लेकर जाता है। वहाँ कई नाबालिग लड़कियाँ थीं जिन्हें यहाँ ट्रैफिक्ड करके लाया गया था। उन लड़कियों को देख जोड़ी को काफ़ी दुख होता है, पर उसे पता चल चुका था किलर जो भी है वो उनकी मदद करना चाहता है। वहाँ उन्हें कई शिपिंग कंटेनर यार्ड के स्वे बिल्स मिलते हैं जो कि दुर्बान शहर में है, जिसे खान ब्रदर्स ऑपरेट करते हैं, सलीम और परवाज़। उसमें से एक बिल कल की थी। कल वहाँ से एक शिपमेंट निकलने वाली थी। उन्हें पता था उसमें ज़रूर लड़कियाँ ट्रैफिक की जा रही हैं। जोड़ी कल शिपिंग यार्ड जाकर खुद तहकीकात करने का फ़ैसला करती है। ऑफिसर सैमुअल भी उसे ज्वाइन करता है। दूसरे दिन दोनों दुर्बान शहर पहुँच जाते हैं। दोनों उस शिपमेंट यार्ड तक पहुँच जाते हैं। वहाँ जब वो उन कंटेनर्स को खुलवा कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि उन्हें इसकी पहले ही भनक लग गई थी और उन्होंने कंटेनर बदल दिए थे। जोड़ी काफ़ी परेशान हो जाती है। लगातार बस नाकामयाबी ही हाथ लग रही थी। अब उन हज़ारों कंटेनर्स को भी खुलवा कर नहीं देखा जा सकता था। उस शिपिंग यार्ड का ऑफिसर वहाँ पुलिस को लेकर आ जाता है और फिर जोड़ी और सैमुअल वहाँ से निकल जाते हैं। जोड़ी नेओबी को कॉल कर बताती है कि उसने यार्ड में रेड की,
पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। वो अब काफ़ी परेशान हो चुकी थी। रात हम देखते हैं नेओबी दुर्बान में है। शायद वो किसी की हत्या करने जा रही है। हम उसे उसी शिपमेंट यार्ड में देखते हैं। उसने उस यार्ड ऑफिसर को मार दिया था और उसके छाती पर मिसिंग लड़की का नाम लिखा था, जेना हार्टली। ये तीसरी हत्या थी, मतलब अभी भी 3 हत्या होनी बाकी थी। और वहाँ 2 कंटेनर मिलते हैं जिसमें सारी नाबालिग लड़कियाँ भरी थीं। उन लड़कियों को देख जोडी को एहसास होता है कि कोई इंसान इन बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वहाँ से उसे कई शिपमेंट मैनिफेस्ट मिलते हैं जिसमें कई लोगों के कनेक्शन और नाम का पता चलता है कि ये शिपमेंट कहाँ जाते थे। जॉर्ज उसके इस काम के लिए उसकी तारीफ़ करता है। कई दिनों के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी। उस शिपमेंट के मालिक खान ब्रदर सलीम और परवाज़ दोनों अंडरग्राउंड चले गए थे। वहाँ सैमुअल आ जाता है। वो बताता है कि उस शिपमेंट यार्ड में क्या चल रहा था। ये बात सिर्फ उसे और जोडी को पता थी, पर कोई भीतर का शख्स है जिसे ऑपरेशंस की हर जानकारी है और वो हर बार हमसे 2 कदम आगे रहता है। वो कह रहा था कि कोई भीतर का शख्स किलर की मदद कर रहा है। जोडी नेओबी की तरफ देखती है क्योंकि उसने सारी बात बस नेओबी से ही बताई थी। दूसरे दिन हम देखते हैं शिपमेंट मैनिफेस्ट के जरिए काफ़ी बड़े और नामचीन लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी जो इस ट्रैफिकिंग में शामिल थे। इसमें एक चर्च का पास्टर और प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल भी शामिल थे और इसमें एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी का सीईओ भी शामिल था जो माइनर पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन करता था। सैमुअल पूछताछ के लिए नेओबी को बुलाता है क्योंकि वो जोडी की सबसे करीबी है, पर उससे कुछ खास पता नहीं चलता। हम देखते हैं सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर परवाज़ अभी भी अंडरग्राउंड था। जोडी को नेओबी पर शक होता है। वो उसका बैग चेक करती है। उसमें साउथ अफ्रीका पुलिस का आईडी कार्ड था और कई शार्प ब्लेड्स थे। उसे पता चल जाता है कि किलर नेओबी ही है, पर वो उससे कुछ नहीं कहती। दूसरे दिन जॉर्ज ट्रेन में होता है, तभी उसके जेब में एक शख्स उसके बच्चों की तस्वीर डाल देता है। ये देख वो डर जाता है और जोडी को जल्दी अपने घर पहुंचने के लिए कहता है क्योंकि उसकी फैमिली को खतरा है। पर जब वो घर पहुंचता है तो उसकी फैमिली सेफ थी। वो उन्हें दूसरी सेफ जगह भेज देता है। उन्हें अब जॉर्ज के घर का भी पता चल गया था। ये बस उसके लिए एक वार्निंग थी ताकि वो इस मुद्दे से पीछे हट जाए। जॉर्ज बताता है कि हमारे ऑपरेशन में कोई शख्स है जो किलर की मदद कर रहा है। जोडी उसे नेओबी का नाम बताने जाती है, तभी उसे फ़ोन आता है कि सलीम को रिलीज़ कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने यार्ड में विदाउट वारंट रेड की थी। इस बात के लिए जॉर्ज उस पर काफ़ी चिल्लाता है कि उसकी एक गलती ने उसके पूरे परिवार की जान खतरे में डाल दी और जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। जोडी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वहाँ से वो नेओबी के घर जाती है और उसे अपने साथ राइड पर ले जाती है। हम देखते हैं दोनों कोर्ट के बाहर हैं। वहाँ आज सलीम खान को रिलीज़ किया गया था। वो दोनों उसकी कार का पीछा करने लगते हैं। नेओबी उससे कुछ कह नहीं रही थी। नेओबी को भी पता चल चुका था कि जोडी को उसके बारे में सब पता है। नेओबी इमोशनल होकर रोने लगती है। जोडी उससे ऐसा करने की वजह पूछती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती और उसे गाड़ी घुमाने के लिए कहती है। इसी चक्कर में जोडी का कंट्रोल स्टीयरिंग से छूट जाता है और इनकी गाड़ी जाकर सलीम खान के गाड़ी से टकरा जाती है। हम देखते हैं जोडी बेहोश हो गई है। नेओबी भी घायल हो गई थी। नेओबी सलीम खान को किडनैप कर लेती है। दूसरे दिन जोडी को एक हॉस्पिटल में होश आता है। वहाँ सैमुअल और जॉर्ज भी थे। वो बताते हैं सलीम खान को किडनैप कर लिया गया है। रात जोडी नेओबी को ढूंढने निकल जाती है और सैमुअल भी उसका पीछा करने लगता है। जब जोडी उसके घर पहुंचती है तो उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ टेबल पर एक टेप रखा हुआ था जिस पे जोडी का नाम लिखा था। जब वो उस टेप को प्ले करती है, वो टेप गर्ट के कन्फेशन का था जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और उसमें नेओबी के बचपन की तस्वीर मिनिस्टर के साथ थी। यहाँ जोडी को पता चलता है कि उन 6 मिसिंग लड़कियों में से एक नेओबी भी है और उसने सलीम और परवाज़ को किडनैप कर लिया है और अब उसका आखिरी शिकार मिनिस्टर है। यहाँ हम देखते हैं उसने सलीम और परवाज़ को भी मार दिया है। जोडी मिनिस्टर का पीछा करते हुए रनवे तक आ गई है। आज मिनिस्टर कुछ माइनर लड़कियों को मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तभी वहाँ सैमुअल आकर सब पे गन पॉइंट कर देता है, पर वहाँ कई स्नाइपर थे और वो सैमुअल को शूट कर देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। जोडी भी छिपकर फायरिंग करने लगती है, पर प्लेन वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। वहाँ नेओबी भी आ जाती है और मिनिस्टर पर गन पॉइंट कर देती है, पर स्नाइपर उसे भी शूट कर देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। ये देख जोडी दुखी हो जाती है।
मिनिस्टर एक बार फिर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया है। दूसरे दिन मिनिस्टर अपने घर पर होता है, तभी वहाँ जोड़ी आ जाती है और उसकी हत्या कर उसकी छाती पर नेओबी का नाम लिख देती है। उसने नेओबी के मौत का बदला ले लिया था और नेओबी के नाम को भी पूरा कर दिया था। फिल्म के आखिरी दृश्य में हम देखते हैं जोड़ी एयरपोर्ट पर है और अब वो ईरान जा रही थी उन लड़कियों को बचाने जिन्हें मिनिस्टर ने ट्रैफिक्ड किया था। फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एक सर्वे के अनुसार हर साल 5 लाख से 7 लाख महिलाएं ट्रैफिक्ड होती हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा छोटे लड़के लड़कियां होते हैं और इनकी रिकवरी रेट 1% से भी कम है। ये फिल्म उन्हीं बच्चों के परिवार को डेडिकेट किया गया है जो इस ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन से अब तक लड़ रहे हैं। दोस्तों, पेडोफाइल दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग गैंग है। आपने जेफरी एप्स्टीन के केस के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक नामचीन अरबपति था। उसके संबंध हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से थे, जैसे ट्रंप, बिल क्लिंटन और ओबामा। दोस्तों, साल 2005 में फ्लोरिडा से इसे अरेस्ट किया गया। एक पेरेंट्स का इस पर आरोप था कि इसने उनकी 14 साल की बेटी को सेक्सुअली अब्यूज़ किया था और इसके लिए कोर्ट ने उसे गिल्ट करार दिया, जिसके लिए उसे 13 महीने की सज़ा हुई। 2019 में जेफरी को फिर अरेस्ट किया गया। उस पर चार्जेस लगाए गए कि वो फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के माइनर गर्ल्स की ट्रैफिकिंग करता है। जेफरी का एक आइलैंड था और वहाँ ट्रैफिक्ड कर माइनर लड़कियों को रखा जाता था। सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियन उस आइलैंड पर जाकर उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे और फिर उन्हें मार दिया जाता था। जब जेफरी अरेस्ट हुआ तो सबकी सांसें अटक गई, क्योंकि वो कई खुलासे करने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देता। जेफरी का जिस दिन कोर्ट में ट्रायल था, उससे एक दिन पहले खबर आती है कि उसने अपने सेल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। ये बात काफ़ी सोचने पर मजबूर करती है। दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल, जहां हर वक्त कैदी की सेल में कैमरास से निगरानी की जाती है, ये बात हजम नहीं होती। ये बात साफ थी कि जेफरी को वहीं ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अगर जेफरी की कोर्ट में पेशी हो जाती तो वो सबके काले चिट्ठे खोल देता और अमेरिका की सत्ता खतरे में पड़ जाती। कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहती है कि उस आइलैंड पर बच्चों का सेक्रीफाइस भी दिया जाता था। कई कल्ट और रिचुअल्स किए जाते थे, जिसमें सभी सेलिब्रिटीज़ बच्चों का खून पीते थे। कई लोगों ने आगे आकर इसे एक्सपोज करने की कोशिश की, पर उन्हें मार दिया गया, जिसमें कुछ सिंगर्स और एक्टर्स भी शामिल हैं। कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहती है कि अमेरिका के मशहूर डीजे अविसी और सिंगर चेस्टर बेनिंगटन की जान भी इसी पेडोफाइल रिंग को एक्सपोज करने में गई। अविसी ने अपने फॉर अ बेटर डे सॉन्ग के जरिए हमें पेडोफाइल रिंग के पीछे की सच्चाई दिखाने की कोशिश की है कि पेडोफाइल रिंग कैसे काम करता है। चेस्टर बेनिंगटन की लाश उनके कमरे में लटकी मिली और अविसी की मौत की वजह आज तक नहीं पता चली। लोगों का कहना है कि पॉल वॉकर की भी जान चाइल्ड ट्रैफिकिंग को एक्सपोज करने में हुई। वो कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आप जस्टिन बीबर के यमी सॉन्ग को भी देख सकते हैं, जिसमें उसने पेडोफाइल रिंग को एक्सपोज करने की कोशिश की है। मोनिका पेटरसन, जो कि एक अमेरिकन एक्टिविस्ट थी और वो हैती में चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उनका मानना था कि कहीं न कहीं हैती में क्लिंटन फाउंडेशन इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लिंक्ड है। पर 13 नवंबर 2016 को खबर आती है कि मोनिका ने हैती में सुसाइड कर लिया। पर मोनिका की मां का कहना था कि उनकी बेटी कभी सुसाइड नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है। ऐसे कई एक्टिविस्ट हैं जिनकी जान इसे एक्सपोज करने में चली गई और लोगों को इसकी भनक भी नहीं। पेडोफाइल गैंग इतना प्रॉपर सेटअप है कि इसमें एक लोअर क्लास व्यक्ति से लेकर एक अरबपति, अभिनेता, नेता, पुलिस सभी शामिल हैं। ये बात हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है कि आज इतने बड़े मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। मुझे पर्सनली लगता है कि लोगों को इस पर आवाज़ उठाना शुरू कर देना चाहिए, वरना ये नेटवर्क इसी तरह चलता रहेगा और लाखों बच्चे हर साल ट्रैफिक्ड होते रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।